हाय। आज अपन आरबीएससी के 12th क्लास की यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी का आज अपन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। अध्याय नंबर इसके अंदर पहला है विद्युत क्षेत्र। इस यूनिट के अंदर टोटल 4 लेसन है 12th की, तो इसमें अध्याय का नाम पहला है विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर कुछ अपन टॉपिकों के बारे में आज अपन देखेंगे और बाकी निरंतर क्लास के अंदर अपन इसका डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं तो देखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या होता है, ये वर्ड है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो आवेश होंगे वो स्थिर होंगे। कैसे होंगे? स्थिर। तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे देंगे? इसकी डेफिनेशन अपन देने के लिए बोलेंगे कि जिसके अंदर अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं या स्थिर आवेशों की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है। फिर एक अपना टॉपिक आता है, जैसे अपन एक आता है आवेश। आप जानते ही हैं आवेश क्या होता है। तो अगर अपन आवेश के बारे में देखते हैं कि आवेश का, तो आप दैनिक जीवन के अंदर इसके बारे में देखते ही हैं कि जैसे अपन कोई बर्थडे पार्टी होती है या फिर बचपन के अंदर अपन इसके लेकर सर के ऊपर थोड़ा सा रगड़ने पर अपन ने देखा होगा छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े थे वो कागज के टुकड़े उसको आकर्षित करते हैं। तो ये एक आवेश की प्रॉपर्टी है। तो आवेश को देखा जाए तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन में कि आवेश किसे कहेंगे कि किसी विद्युत मय पदार्थों का वह लाक्षणिक गुण जिनसे विद्युत वह चुंबकीय बल व्युत्पन्न या विद्युत वह चुंबकीय बल का अनुभव करे उससे आवेश कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि विद्युतमय पदार्थों का वह लाक्षणिक गुण जिसके अंदर विद्युत और चुंबकीय बल उत्पन्न होता है या फिर विद्युत और चुंबकीय बल का वो अनुभव करे तो उसे अपन आवेश कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। यह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये 2 आवेश होते हैं। अपन ने 10th क्लास में 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा अपन अध्ययन कर चुके हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और दूसरा कहता है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो ये 2 बातें अपन को ध्यान रखनी है कि आवेश क्या होता है। ये आवेश होता है जो विद्युत चुंबकीय बल को उत्पन्न करे या फिर अनुभव करे, उसे अपन आवेश कहते हैं। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और यदि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान का मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये प्लस आवेश है और दूसरा भी प्लस आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब है एक दूसरे से दूर जाएंगे।
तथा असमान आवेश का मतलब है एक प्लस हो गया और एक नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। ये अपन का था आवेश। चलिए अब अपन देखते हैं आवेश के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। आवेश के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, तो आवेश के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं एक बार देखना यहां पे। आवेश के मात्रक, तो पहला SI मात्रक, SI वह एम्पियर्स, ये मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, या अपन इसको बोल सकते हैं कूलोम। क्या बोल सकते हैं? कूलोम। एक इसका मात्रक होता है CGS मात्रक, CGS मात्रक होता है स्टेट कूलोम, स्टेट कूलोम या फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन मात्रक। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं आवेश का प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक, प्रायोगिक मात्रक होता है एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर इंटू घंटा। एक होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक, ये होता है फैराडे, फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है, या बोल सकते हैं अपन फ्रैंकलिन मात्रक, या फिर अपन बोल सकते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक। ये अपन के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है जो ये अपन के इंपॉर्टेंट है, और आगे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में भी इसकी अपन को सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी। और कुछ इसके मान भी है, जैसे अपन देख सकते हैं कि जैसे कि माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, तो इसका मात्रक होता है 10 की मान होता है 10 की घात -6 कूलम। एक होता है 1 नैनो कूलम, तो इसका होता है 10 की घात -9 कूलम। इस प्रकार से इसके मान होते हैं। अब अपन देखते हैं आवेश की विशेषताएं, आवेश की विशेषताएं देखते हैं, जहां से कुछ महत्वपूर्ण, यहां से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, और एक आगे जो अपन डिस्कस करेंगे, ये अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का बेसिक। जो महत्वपूर्ण बिंदु है अपन उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आवेश की विशेषताएं, आवेश की विशेषताएं। पहला बिंदु है कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। सेकंड, कि यदि निकाय में एक या अधिक आवेश उपस्थित हो तो उस निकाय का कुल आवेश, उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता
है। तीसरा बिंदु, आवेश एक संरक्षित राशि है। चौथा बिंदु, आवेश में यदि स्थिर हो, आवेश यदि स्थिर हो तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर बिंदु, आवेश यदि गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो अपन को याद रखनी है। आवेश एक अदिश राशि होती है। यदि निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उस निकाय का कुल जो आवेश होगा वो आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आवेश एक संरक्षित राशि होती है। आवेश यदि स्थिर हो तो वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो यहां तक अपन का कौन सा टॉपिक था? आवेश की विशेषताएं थी। ये क्या थी? आवेश की विशेषताएं थी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। चलिए, एक बिंदु और रह गया अपना कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। ये अपन के महत्वपूर्ण बिंदु है जो आवेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना आवेश संरक्षण का नियम क्या है। संरक्षण का मतलब अपन जानते हैं। तो ये संरक्षण का नियम कहता है, संरक्षण का नियम दिया था अपन के बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कहते हैं कि आवेश को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह एक रूप से दूसरे रूप में अपन स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, या फिर इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ अपन इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये है अपना आवेश संरक्षण का नियम। इसको साथ ही साथ नोट भी कर सकते, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ये नियम कहता है, संरक्षण का नियम प्रतिपादित करने वाले कौन थे? बेंजामिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या कहता है? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी
वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। बस अपन को एक ये डेफिनेशन का ध्यान रखना है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। प्रतिपादित किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये अपन का टॉपिक था आवेश संरक्षण का नियम। इसके बाद अपन का जो टॉपिक आता है वो है कूलॉम का नियम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन का प्रारंभ अपन यहीं से ही करते हैं, जहां पे अपन का क्वेश्चन बनता है कूलॉम के नियम से, और इसी से आगे अपन जो डेरिवेशन होंगे इसी से अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन का वैसे देखा जाए तो इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि अपन दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु पर मैंने आवेश रख दिया Q1 और दूसरे बिंदु पर आवेश कितना है Q2। इन दोनों आवेशों को अपन को अल्प दूरी पर रखना है। कितनी दूरी पर रखना है? अल्प दूरी पर। और ये जो दूरी है वो अपन मान लेते हैं r। कितनी मान लेते हैं? r। तो कूलॉम का नियम के अनुसार ये कहता है कि जब अपन किसी दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर रखते हैं तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वापिस सुनिएगा, कूलॉम का नियम क्या कहता है कि यदि अपन दो स्थिर आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिएगा, ये जैसे अपन मान लेते हैं F, जो इन दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ये समानुपाती किसके हो जाएगा? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। समीकरण नंबर अपन ने इसको 1 लगा दिया। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 2। अब अपन के पास एक F समानुपाती Q1 Q2 आ गया, एक आ गया F समानुपाती 1/r²। अब मैंने आ गया समीकरण 1 वह 2 से, तो देखा जाए इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। जब अपन समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा जिसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2/r²। K इक्वल्स टू Q1 Q2 बटे r²। इस K को, K का मान क्या होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर अपन इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर अपन ये वैल्यू यहां रखें तो अपन के पास जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻⁹। इस K का मान अपने पास ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम का स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास प्राप्त होगी और यही है कूलॉम का नियम। अगर अपन इसको थ्योरी रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, कूलॉम के नियम के अनुसार किसी दो स्थिर आवेशों
को अल्प दूरी पर रखा जाए तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। यही कूलॉम का नियम है। कूलॉम के नियम के अनुसार किसी दो स्थिर आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। तो ये अपना डेफिनेशन काफी बार पूछी भी गई है और काफी बार पूछा भी जाता है। आगे जो भी डेरिवेशन पार्ट है वो डेरिवेशन पार्ट भी अपन के इन्हीं के ऊपर चलेंगे आगे। चलिए अब अपन की बात आती है कि कूलॉम के नियम की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। कूलॉम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि कूलॉम के नियम में आवेश कैसा होना चाहिए। तो पहला बिंदु अपन का ये याद रखना है कि ये जो आवेश जब भी अपन कूलॉम के नियम पे लेंगे, कूलॉम का नियम उसी आवेश के ऊपर लागू होगा जो आवेश कैसे होंगे, स्थिर होंगे। कैसे होंगे, स्थिर। ये स्थिर आवेश होना अनिवार्य है जब अपन इसके ऊपर कूलॉम का नियम लागू कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपन ये आवेश गोलीय आवेश होना चाहिए। ये आवेश कैसे होना चाहिए, गोलीय आवेश होने चाहिए। दूसरी बात कि कूलॉम का नियम उन्हीं के ऊपर लागू होगा जिसकी कोटि 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम। अगर 10⁻⁻15 मीटर और इससे कम होगा तो ये कूलॉम का नियम उसके ऊपर लागू नहीं होगा। 10⁻⁻15 से ज्यादा के ऊपर ही अपन इसका कूलॉम का नियम को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका कारण ये था इसका दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये कहता है कि कूलॉम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी क्या करता है, पालना करता है। तो नेक्स्ट बिंदु अपना यही है। नेक्स्ट बिंदु है अपना कूलॉम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। 3 बिंदु है जो अपन एक बार लिख लेते हैं और साथ ही साथ अपन उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। कूलॉम नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए पहला बिंदु मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आवेश हमेशा कैसा होना चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्थिर। इसमें आवेश बिंदुवत वह स्थिर होना चाहिए या गोलीय आवेश क्या होना चाहिए, या तो गोलीय आवेश का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। दूसरा कि कूलॉम का नियम उसी के ऊपर लागू होगा जिसकी घातांकती हो। कूलॉम का नियम 10⁻⁻15 मीटर तथा इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता। तीसरा बिंदु, कूलॉम का नियम क्रिया
प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, पालना करता है। ये अपन के इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ बातें ये भी है कि कूलॉम का नियम अपन अप्लाई क्यों करते हैं। कूलॉम का नियम अपन इसलिए अप्लाई करते हैं, काफी बार अपन देखते हैं कि कूलॉम के नियम की अपन के नाभिकों के मध्य बल निकालने की अपन को जरूरत रहती है। तो नाभिकीय बल निकालने के लिए भी, उन परमाणुओं के लिए, अणु निर्माण के अंदर भी अपन कूलॉम के नियम का उसके अंदर गणना करने के लिए इसका यूज लेते हैं। तो ये अपन के इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? विद्युत क्षेत्र। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब मान लेते हैं ये अपना एक आवेश है। क्या है? आवेश। तो एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये एक आवेश है, तो इसका एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे अपन अन्य किसी आवेश को इसकी क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे, कुछ बल का अनुभव करेंगे। उन बल का अनुभव करें तो अपन उसको बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र। जब परिभाषा है विद्युत क्षेत्र, इसे बोलेंगे विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह उस क्षेत्र में बल को अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिएगा, विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह उस क्षेत्र में बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक चीज का बात का और ध्यान रखना, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस के अंदर हमेशा क्या होता है, प्लस के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। कहां होता है? बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र हमेशा कहां होगा? बाहर की तरफ। और ऋणावेश के अंदर ये कहां होगा? हमेशा विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। कहां होगा? अंदर की तरफ। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना। चलिए, ये अपना कौन सा था टॉपिक? विद्युत क्षेत्र। क्या था? विद्युत क्षेत्र। अब एक चीज का ये ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की गणना किसे करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए अपन के पास एक और गणितीय राशि है जिसका नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अपन विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे इसे भी अपन ई से व्यक्त करते हैं। देखिएगा परिभाषा, ये अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है तो सिंपल डेफिनेशन है जो अपन एक बार इसे पूरी कवर कर लेते हैं। चलिए, तो अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। तो एक चीज की बात आप देखो, E इक्वल टू F अपॉन क्या है, एकांक धनावेश, मतलब Q नॉट, एकांक धनावेश Q नॉट। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अगर अपन इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक बल का क्या होता है, न्यूटन, और कूलाम क्या हो जाएगा, इसका आवेश का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन बटे कूलाम इसका क्या हो गया, मात्रक। अगर अपन इसकी विमा की बात करें, किसकी बात करें, विमा की, तो विमा की अगर बात करें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, F अपॉन Q। तो ध्यान देना, F की विमा होती है m1 L1 T माइनस 2, और Q की आवेश की विमा क्या होती है, तो अपन आगे थोड़ा भूल गए थे इसे करना। तो Q की आवेश अपन लेते हैं I इक्वल टू, अपन पढ़ चुके हैं 10वीं की क्लास में, Q बाय T। I का क्या होता है, Q बाय T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, मतलब एम्पियर इंटू समय, एम्पियर इंटू समय। ये इसकी क्या थी, विमा थी। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे m0 L0 T1 A1। अब इसकी देख लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगी विमा, m1 L1, ये T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3, और ये कहां चला जाएगा, A माइनस 1। तो ये इसकी क्या हो गई। अगर अपन यहां से बल की गणना करें तो बल क्या हो जाएगा, QE, क्या हो जाएगा, QE। तो ये अपन का है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं। E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। और विमा ज्ञात कैसे की अपन, F अपॉन Q। तो F की विमा होगी m1 L1 T माइनस 2 अपॉन Q का मात्रक अपन Q की विमा अपन यहां से निकाल ली। अपन को पता है I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, और Q का Q की क्या हो जाएगा, I इंटू T। I को मापते हैं एम्पियर से और T को मापते हैं समय से, मतलब टाइम से। तो टाइम की ये ले ली, ये विमा याद रखिए। अब ऊपर जाएगी तो घातें चेंज हो जाएगी। तो ये अपनी क्या थी, इसकी विमा थी। अब अपना इसका नेक्स्ट बिंदु आता है, जो अपन के इस लेक्चर का लास्ट बिंदु है। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, जो डेरिवेशन पार्ट है। बाकी आगे वाला जो पार्ट था वो अपना थ्योरी का पार्ट था। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था वो अपन आज डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन का एक टॉपिक है जो इस तीव्रता के ऊपर है, वो उसकी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र। अब अपन तीव्रता निकाल चुके हैं, तो अपन अब तीव्रता की सहायता विद्युत क्षेत्र की अपन क्या करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए अपन क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं O। एक बिंदु क्या लिया, O। यहां पे मैंने एक आवेश रखा Q। कैसा रखा, Q। अब मेरे को इस R दूरी पर एक परीक्षण आवेश है, जिसके ऊपर मेरे को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की। इस बिंदु को मैंने नामकरण दे दिया P, और मैंने ये मान लिया कि इस बिंदु पर जो आवेश है, परीक्षण आवेश जिसकी मुझे गणना करनी है, वो उसका नाम मान है Q नॉट। अब देखा जाए तो अपन को ये दो आवेश मिल चुके हैं। O बिंदु पर पड़ा है Q और P बिंदु पर पड़ा है Q नॉट। और अपन ये भी जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूरी पर होते हैं तो इसके ऊपर कूलाम का नियम अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर अपन इन दोनों की मध्य देखा जाए तो अपन को पता है कि बल और तीव्रता कहां लगेगी, इधर। चलिए अब तीव्रता को अपन को फाइंड करना है। तो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम का नियम क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, यहाँ Q है और K तो आएगी, ये रहा Q, दूसरा कौन है Q नॉट अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरा अभी अपन ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, समीकरण नंबर इसको मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, मान रख देंगे यहाँ पे, तो देखिएगा E इक्वल्स टू F की वैल्यू है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी Q2 नहीं Q नॉट अपॉन Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, तीव्रता। E क्या आ गया, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। और अगर अपन इसके K की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये अपन के पास मान प्राप्त हुआ कि तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त हुआ, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर अपन यहाँ से संबंध निकालना चाहें तो संबंध कैसे निकलेगा, E समानुपाती क्या हो गया R स्क्वायर, E समानुपाती क्या हो गया R स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ये ऊपर निर्भर कर रहा है इसकी बीच की दूरी के, ये बीच की दूरी के ऊपर। अगर अपन देखें इनके मध्य ग्राफ अगर खींचना चाहें तो आरेख किसके, E वह R के मध्य, E वह R के मध्य, तो कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ अपना ऐसा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती। अगर अपन ग्राफ E वह 1 अपॉन R स्क्वायर के मध्य खींचें तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा अपना, ये हो गया E, ये हो गया R, ये हो गया E, ये हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर, ये कैसी लाइन आएगी, सीधी। तो अपन को बस इतने पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है और बाकी यही टॉपिक अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो इसका डेरिवेशन पार्ट है।